नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इस अध्याय के साथ, इस वीडियो के साथ ही क्लास 9th की ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि क्लास 9 ज्योग्राफी की बुक में टोटल चैप्टर्स की संख्या 6 है और 6वां चैप्टर जो है आपका वो जनसंख्या से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या वाले सेगमेंट से जब भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सेंसस पर आधारित होते हैं, जनगणना पर आधारित होते हैं। तो जनगणना मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा और वैसे मैंने इस चैनल पर डाल भी रखी है जनगणना जो है, तो उसके लिए आपको अलग से वो 6 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये 9th क्लास की ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर, अंतिम वीडियो है। इसके साथ ही ये समाप्त हो जाएगी और इसके बाद में हम 10th क्लास की बुक की तरफ बढ़ेंगे। यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और इस संबंध में जो एनसीईआरटी की सीरीज हमने चलाई है उसमें ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो इकोनॉमिक्स होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। पिछला जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है, जितनी भी वीडियोज आपको मिल चुकी हैं, जितने भी नोट्स आपने अब तक बनाए होंगे, उन सभी को आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, रेगुलरली उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। देखिए, जो भारत है, हमारा देश जो है वो विश्व के बहुत सारे जो भी बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्री हैं, जैव विविधता वाली जो देश हैं, उनमें से भारत का भी एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि हमारे देश में भी जीवों और वनस्पतियों की बहुत सारी असंख्य अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण हमारा देश जो है, यानी भारत जो है, वो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। किस दृष्टि से? जैव विविधता की दृष्टि से। भारत में लगभग 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में कुल फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत है? 6% है। तो ये हो गया एक सामान्य परिचय, एक सामान्य डाटा। इसके बाद में वन बाय वन जितने भी टर्म्स हैं उनको परिभाषित करते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति इसको कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? इसके नाम में ही प्राकृतिक लगा हुआ है, मतलब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, उसमें मनुष्य के किसी भी क्रियाकलाप का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी वनस्पति का वह हिस्सा जो मनुष्य की सहायता के बिना, मनुष्य के किसी भी एक्टिविटी के बिना अपने आप से पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। लंबे समय तक उस पर कोई भी मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कहते हैं अक्षत वनस्पति। अक्षत वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति आप समझ ही रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है ऐसी वनस्पति या ऐसी पौधे या वनस्पति की प्रजातियां जो मानवीय एक्टिविटी के बिना, मानवीय क्रियाकलाप के बिना स्वतः से ही प्रकृति में उत्पन्न हुई हैं, स्वतः ही धरातल पर जो उगी हैं, वो सारी क्या हैं? प्राकृतिक आपकी वनस्पति हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पतियों की प्रजाति पर, प्राकृतिक वनस्पतियों की जितने भी टाइप्स होते हैं उन पर, या प्राकृतिक वनस्पतियों की लंबाई पर, ऊंचाई पर, एक तरह से हम कह सकते हैं उनके साइज पर, उनके आकार पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख कारक है वो है जमीन का प्रकार, एक तरह से हम कह सकते हैं भूभाग। आप देखते हैं हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो है भूमि के प्रकार हैं। कहीं पर कैसी भूमि है? ऊबड़ खाबड़ भूमि है, कहीं पर पर्वतीय भूमि है, कहीं पर पठारी भूमि है। ठीक है, तो जो उपजाऊ भूमि होती है, यानी जो समतल मैदान होते हैं, वहां आप जानते हैं किस तरह के कार्य होते हैं। वहां पर कृषि से जुड़े हुए कार्य होते हैं, कृषि से जुड़ी हुई जो फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, वो उगाए जाते हैं। इसके विपरीत जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, वहां पर आपको या तो जंगल मिलेंगे या घास के मैदान आपको दिखाई देंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कारक जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है वो है आपका मृदा या मिट्टी।
तो मिट्टी, अलग अलग तरह की मिट्टियां होती हैं और अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक ही प्रकार की मिट्टी में सभी तरह की वनस्पतियां नहीं उगाई जा सकती हैं, सभी प्रकार के पौधे नहीं उगाए जा सकते हैं। किसी विशेष प्रकार की मिट्टी के लिए किसी विशेष प्रकार की वनस्पति को ही जाना जाता है। जैसे जहां बलुई मिट्टी होती है, बालू टाइप की मिट्टी होती है, वहां पर आपको अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। ज्यादातर बलुई जो प्रदेश हैं, बलुई प्रदेश कहाँ होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मिट्टी जो होती है वो बालू टाइप की होती है, बलुई मिट्टी होती है। और उस बलुई मिट्टी में जो वनस्पति का प्रकार पाया जाता है वो होती हैं कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र जो है वहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। पर्वतों की जो ढलानें होती हैं, पर्वतों का जो स्लोप होता है, वहां पर आपको संकोधारी वन मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिट्टी, जहां अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं, वहां अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिट्टी भी प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। इसके बाद में तीसरा जो प्रमुख कारक है वो है टेम्परेचर, यानी तापमान। आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान सामान्यतः कम रहता है। मैदानी क्षेत्र में आप मई जून के महीने में हैं, पहाड़ी क्षेत्र में मई जून के महीने में जाएंगे तो आपको हल्का ठंड का अनुभव होगा। ठीक है। तापमान में कमी महसूस होगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसा कि तापमान कम होता है तो वहाँ की जो वनस्पति होती है शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पति। ठीक है। शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर मौसम यानी कैसा रहता है, नम आर्द्र रहता है, आर्द्र मौसम रहता है, उमस रहती है, गर्मी रहती है। वहाँ पर जो वनस्पति का प्रकार पाया जाएगा वो उष्णकटिबंधीय वनस्पति होंगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, तो वनस्पति का जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय से बदल करके क्या हो जाता है, शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पति के रूप में वह चेंज हो जाता है। तो तापमान भी वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करता है। तो ये भी नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाला एक कंपोनेंट है। इसके बाद में सूर्य का प्रकाश, ये भी जो है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। जैसे प्रकाश ज़्यादा समय तक रहेगा अगर किसी भी वृक्ष के ऊपर, तो उसका जो साइज है या उसकी जो आकार है वो जल्दी बढ़ने लगेगा। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में जल्दी बढ़ने लगते हैं। तो ये भी एक इसका प्रकार हो गया। और इसके बाद में एक और जो प्रमुख कंपोनेंट है जिससे प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार जो है वो प्रभावित होता है वो है आपका वर्षण या वर्षा की मात्रा। तो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपने देखे होंगे कि जो वन होते हैं वो बहुत घने पाए जाते हैं। वन जो होते हैं वो घने होते हैं, उनको हम सघन वन के नाम से जानते हैं। जहां पर कम वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा कम देखने को मिलती है, वहां पर कम सघन वन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहां पर वनों की संख्या पाई ही नहीं जाती है। पेड़ वहां पर होते हैं लेकिन दूर दूर जो है आपको बिखराव हुए या बिखरे हुए पेड़ आपको दिखाई देंगे। वनों की आवश्यकता क्यों है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके पीछे बहुत सारे इसके कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं। अगर जितने ज़्यादा वन होंगे तो वातावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसकी गुणवत्ता उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। यानी वन जो होते हैं वो वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ किसी भी क्षेत्र में वनों की संख्या यह सुनिश्चित करती है कि उस क्षेत्र की जो मिट्टी है या उस क्षेत्र की जो मृदा है उसका अपरदन कम से कम होगा। इसके अलावा वन जो है उद्योगों के आधार हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल हमको प्राप्त होता है उसमें से बहुत सारा कच्चा माल हमको वनों से भी प्राप्त होता है। वनों के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, वर्षा में सहायता करते हैं। पेड़ों की संख्या, किसी भी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या जो है उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा वनों से मिट्टी के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, उपजाऊ तत्व होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो भी हमको वनों से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा वन जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवों और प्राणियों के लिए आश्रय स्थल या उनके निवास स्थान का काम करते हैं। देखिए एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट तो मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो है, अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं या आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आंसर राइटिंग के लिए आपके दिमाग में जो एक बेस होता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए, वो तैयार करने का काम आपकी एनसीईआरटी करती है। तो एनसीईआरटी का रोल
हम ये नहीं कह सकते कि प्रीलिम्स के लिए नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपका तैयार होता है, लेकिन प्रीलिम्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी कहाँ है, मेंस के लिए। ठीक है, तो मेंस के लिए अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे वनों की आवश्यकता के बारे में, तो अब इसके अंदर यानी जो टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये पता हो कि वनों की आवश्यकता है, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाना, मृदा अपरदन को रोकना, उद्योगों का यह बेस का काम करते हैं, कच्चा माल वहाँ से प्राप्त होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं, मृदा के लिए जीवाश्म यहाँ से प्राप्त होता है जिससे खेती की क्रियाओं के लिए जो है अच्छी दशाएं उत्पन्न हो सकती हैं, प्राणियों के आश्रय स्थल के रूप में वनों को भी देखा जा सकता है। तो एक तरह से बेस मिला आपको कि वनों की आवश्यकता क्यों है। तो इसके अंदर अगर आपको ये सारे सब टॉपिक्स पता होंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारी वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको यहाँ पर एनसीईआरटी 9th में दिया गया है। 5 प्रकार में यहाँ पर जो है उनको विभाजित किया गया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है आपका कटीले वन और झाड़ियां। चौथा है आपका पर्वतीय वन और पांचवा है आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, वैसे जनरली 4 ही पार्ट इसके आते हैं। मैंग्रोव को आप जोड़ सकते हैं, अगर आप समुद्र तटीय क्षेत्रों को भी अगर इसमें सम्मिलित करें तो मैंग्रोव वन भी जो है एक प्रकार का वेजिटेशन है, एक प्रकार की वनस्पति है। ठीक है, वन बाय वन इन सभी के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मतलब ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्ष भर लगातार और अच्छी मात्रा में बारिश होती है। सघन वन होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं इस टाइप के वनों में वो बिल्कुल सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। और इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं जनरली पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम क्षेत्र में, जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है आसाम, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण में आपका तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये जो वन जनरली ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। वर्ष में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की जहाँ पर होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा लगातार होती रहती है, वर्षा का यहाँ पर जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है, वर्ष भर ये हरे भरे रहते हैं। ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, मतलब इस टाइप से एक तरह से हम कह सकते हैं आपको यहाँ पर पतझड़ का जो एक तरह से सिचुएशन होती है वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। जनरली अगर सी लेवल से देखा जाए धरातल से 60 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये पेड़ बढ़ सकते हैं, इनकी ऊंचाई हो सकती है। और इनमें जो प्रमुख प्रकार हैं वनों में, वो पेड़ों के प्रकार या हम कह सकते हैं किस किस टाइप के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, तो आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, रबड़ हो गया, सिनकोना, इस तरह के पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जितने भी प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, चाहे आबनूस हो, महोगनी हो, रोजवुड हो या रबड़ हो, तो रबड़ वाला मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ कि रबड़ वाला क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है कि रबड़ जो है वो किस प्रकार के वनों का एक वृक्ष है या किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत आता है। इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन कौन से प्रमुख जंतु पाए जाते हैं? हाथी हो गया, बंदर हो गया, लैमूर हो गया, हिरन हो गया, इस प्रकार के जो जानवर हैं इन वनों में निवास करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे वन जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, मतलब जिनमें पतझड़ की सिचुएशंस पैदा होती हैं, वो पर्णपाती वन होते हैं। ये जो पर्णपाती वन है ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं। लगभग ये ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होते हैं या ऐसे स्थानों पर इनकी अवस्थिति पाई जाती है जहाँ वर्षा जो होती है, औसत वर्षा वर्ष में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में हम बांटते हैं। एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? आर्द्र पर्णपाती जो होते हैं वे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर इनके क्षेत्रों की बात करें तो भारत के जो पूर्वी भाग हो गए या हिमालय के गिरिपथ प्रदेश मतलब हिमालय की तलहटी वाले जो क्षेत्र हैं, हिमालय जहां अंत हो रहा है, हिमालय का जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है उसकी तलहटी जो है हिमालय की, वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के कह सकते हैं
प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी सिरे की तरफ जो वन है वो आर्द्र पर्णपाती वन है। इसमें जो प्रमुख प्रकार की अगर बात करें तो सागौन के पेड़ हो गए, बांस के पेड़ हो गए, साल हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, कुसुम हो गया, अर्जुन, सहतूत, इस प्रकार के जो पेड़ हैं ये आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। वहीं शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, मतलब एक एवरेज वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। और इन वृक्षों में जो प्रमुख पेड़ हैं या प्रमुख वृक्ष हैं वो हैं आपके सागौन का, पीपल हो गया, नीम हो गया, इस प्रकार के पेड़ जो हैं ये शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। और इन वनों में यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो जानवर पाए जाते हैं वो शेर, सुअर, हिरण, हाथी, इस प्रकार के जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है ये है चित्र आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का, ठीक है। इसमें आपको देख रहे होंगे ये पेड़ जो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, एक समय में ये आपको काफ़ी हरे भरे दिखाई देंगे, फिर एक निश्चित समय के बाद में ये पेड़ जो हैं या ये वन जो हैं ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जिस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इनकी पत्तियाँ जो है वो गिर रही हैं, पतझड़ का सिचुएशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस मैप में आप देखेंगे ये मैप क्या बतला रहा है। ये मैप आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आपको ये पता लगाना है कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार ज़्यादा क्यों है, और इसके अलावा आपको ये भी पता लगाना है कि ये जो संकेत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे वनस्पति के प्रकार, जहाँ डार्क ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दिखा रहा है, लाइट ग्रीन जो है वो आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को दिखा रहा है, ठीक है। हल्का येलो टाइप का जो कलर है वो आपको पर्वतीय वनों को दिखा रहा है, और आपका ये वाला जो कलर है ये मैंग्रोव वनों को दिखा रहा है, और बिल्कुल फीका वाला जो कलर है वो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको इस मैप में से ये छांटना है कि कहाँ कहाँ, यानी जो जो आपको डार्क वाला ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्रीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इतना वाला, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का हिस्सा है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मैप आप अपने सामने खोल करके रखें और उसके बाद में इस डार्क ग्रीन वाले पोर्शन में ये पता लगा के बताइए या खोजिए उसको कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो लाइट ग्रीन है यानी ये वाला हिस्सा, लाइट ग्रीन मतलब ये वाला हिस्सा जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे ढूंढ के पूरे मैप को। और मैप को यहाँ से आप 2 बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें से खोज करके पता लगाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 3rd नंबर पर आते हैं आपके कंटीले वन और झाड़ियाँ, ठीक है। कंटीले वन और झाड़ियाँ जहाँ पर कहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन थे? शुष्क पर्णपाती वन थे। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से थे? आर्द्र पर्णपाती थे। अब 70 से कम वाले कौन से हैं? इसमें कटीले वन और झाड़ियाँ आती हैं। ये ज़्यादातर आपको पाए जाएंगे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, कुछ मध्यवर्ती हिस्सों में भी पाए जाते हैं। जैसे आपका पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो जैसे गुजरात का हिस्सा हो गया, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा जो हो गया, इन सभी स्टेट्स के ऐसे भाग जहां पर वर्षा की मात्रा ज़्यादातर कम होती है, बलुई मिट्टी जहां पे पाई जाती है, उन स्थानों पर कटीले वन और झाड़ियां आपको देखने को मिलते हैं। इन पेड़ों में सबसे प्रमुख जो पेड़ हैं वो हैं अकासिया, खजूर, खजूर को पाम भी कहा जाता है, यूफोराबिया, ठीक है, यूफोरबिया इसको कहते हैं, और नागफनी। ये जो हैं सारे कटीले वन और झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो लंबी होती हैं, मतलब काफ़ी लंबी जड़ें इनकी पाई जाती हैं। पत्तियां इनकी छोटी होती हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन कम होता है या वाष्पीकरण कम होता है। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया होगा, आपने देखा होगा कभी प्रैक्टिस सेट्स लगाए हों या आप जब भी पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी बार आता है कि जो कह सकते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं, तो कटीले वन और झाड़ियों में जो पौधे होते हैं या जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी पत्तियाँ छोटी और नुकीली क्यों बनाई जाती हैं? वो इसीलिए बनाई जाती हैं क्योंकि जितनी पत्तियाँ छोटी होंगी
उतना ही वो पानी की मात्रा कम ग्रहण करेंगी, वाष्पीकरण उनसे उतना ही कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो पेड़ के अंदर नमी बनी रहेगी, जिससे वह कुछ समय तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में वैसे भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इन कटीले वन और झाड़ियों में या इन स्थानों पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं उनमें चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, घोड़े, ऊंट और जंगली गधा, ठीक है, इस टाइप के जो है जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, चित्र आपको दिख रहा है, ये जो है आपका कटीले वन और झाड़ियों को दिखा रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको नागफनी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे कैक्टस हैं, और जो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे इसमें देखेंगे ज़्यादा घने पेड़ नहीं होते हैं। इन जो पेड़ जो होते हैं ये ज़्यादा घने नहीं होते हैं, ये आपको बिल्कुल दूर दूर इनकी शाखाएं नज़र आएंगी। पत्तियों का आकार जो है इसमें आपको बहुत छोटा छोटा नज़र आएगा। इसके बाद में पर्वतीय वनों की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में टेम्परेचर आप जानते हैं कम रहता है, तापमान कम रहता है, थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है यहाँ, और ऊंचाई के साथ में प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं तो तापमान की कमी जैसे जैसे होती जाएगी, हाइट पर जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ की जो वनस्पतियों का प्रकार है वो भी चेंज उसमें होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई के आधार पर वनस्पतियों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसी ऊंचाई के आधार पर हम वनस्पतियों के प्रकारों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो वन होते हैं वो होते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं जनरली, जैसे ओक हो गया आपका, और एक वृक्ष और होता है चेस्टनट। ठीक है, चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट, इस प्रकार के जो पेड़ हैं 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। जैसे ही हम 1500 से 3000 मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अलग प्रकार की जो है पेड़ों का प्रकार देखने को मिलता है। शंकुधारी पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में आपके चीड़ या पाइन के पेड़ हो गए, देवदार के पेड़ हो गए, सिल्वर फर हो गया, आपका स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया, ये जो है शंकुधारी वनों में आते हैं। ठीक है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं, 3000 से 3600 मीटर की तरफ जाते हैं तो शीतोष्ण अल्पाइन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं सिल्वर फर, जूनियर, ठीक है, पाइन हो गया, बर्च हो गया, इस तरीके के पेड़ जो हैं ये शीतोष्ण अल्पाइन में आते हैं। अब 3600 मीटर से और ऊंचाई पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें मॉस या लाइकेन ही केवल मिलता है। मॉस और लाइकेन धीरे धीरे क्या होता है, साइज कम होता चला जाता है पेड़ों का। धीरे धीरे पेड़ों की लंबाई जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं पेड़ों की लंबाई जो है वो कम होती चली जाती है। तो मांस और लाइकेन ही प्राप्त होता है, आपको काई वगैरह ही केवल मिलेगी। वनस्पतियां जो है समाप्त हो जाती हैं 3600 मीटर से ऊपर, और इस प्रकार की जो वनस्पति होती है मॉस या लाइकेन, इसको हम कहते हैं टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, इस प्रकार के वनों में, पर्वतीय वनों में जो प्रमुख जीव हैं उनकी अगर बात की जाए तो उसमें है कश्मीरी महामृग, ठीक है, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, आईबैक्स हो गया, लाल पांडा हो गया, लाल बालों वाली भेड़ बकरियां जो है इन वनों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, ये जो वन है ये पर्वतीय वन है। इस प्रकार की यहाँ पर स्लोप टाइप की जो है वो ज़मीन है। ठीक है, स्लोप टाइप की जो है वो ज़मीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से पेड़ जो है, पेड़ों का प्रकार बदलता चला जाएगा, अलग अलग प्रकार के पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद में आपका मैंग्रोव वन आते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये पाए जाते हैं जो तटीय क्षेत्र हैं, भारत के समुद्र तट से लगे हुए जो राज्य हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की वनस्पति है मैंग्रोव, और ये जो है जनरली गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जो डेल्टाई वाले क्षेत्र हैं, डेल्टा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर और वृक्षों की बात करें तो आपका नारियल हो गया, ताड़ हो गया, क्योडा, एंगार, सुंदरी, इस प्रकार के वृक्ष भी जो है डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। जीवों की बात करें तो यहाँ मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल, रॉयल बंगाल टाइगर, इस प्रकार के जीव यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो चित्र है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक प्रकार का यह वेजिटेशन है, और इसको हम मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। ठीक है, औषधीय पौधे, कुछ प्रमुख औषधीय पौधों के बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे जनरली जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें लगभग एक आध साल की तो मैं कह नहीं दे रहा, लेकिन लगभग हर साल एक प्रश्न जरूर आता है, ये वाला तुलसी वाला। ठीक है, तो सर्पगंधा जो है ये पेड़ है, ऐसा पौधा है सर्पगंधा का, और ये किसके उपचार में, किस बीमारी के इलाज में इसको यूज किया जाता है। इसको ब्लड प्रेशर के
ब्लड प्रेशर के निदान के लिए यूज़ करते हैं, रक्तचाप के निदान के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो केवल भारत में पाया जाता है, सर्पगंधा। ठीक है, जामुन जो होता है ये मूत्रवर्धक है, यानी कभी कभी क्या होता है, हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शोधन नहीं हो पाता है जल का। और कभी कभी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का, जैसे ज़्यादा एज का कोई व्यक्ति होता है, उससे टॉयलेट में दिक्कत होने लग जाती है, तो जामुन जो है एक ऐसा पौधा है, या जामुन के जो फल होते हैं उनके खाने से जो मूत्र विकार हैं वो दूर होते हैं। पाचन में भी ये सहायता करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अर्जुन जो है, अर्जुन का जो पेड़ है, इसके पत्तों के रस से क्या होता है, कान के दर्द का इलाज होता है। बबूल की अगर बात करें तो बबूल के पत्ते आँख की जो फुंसियाँ हो जाती हैं उनमें काम आते हैं। इसके अलावा इसका जो गोंद होता है बबूल का, इसको जो है शारीरिक शक्ति के लिए यूज़ करते हैं, यानी पावर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नीम जो है ये अपने आप में एक प्रकार का ऐसा जीवाणु प्रतिरोधक पौधा है। ठीक है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पौधा है। बहुत सारी बीमारियों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तुलसी की इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं। तुलसी का हमारे भारत में एक विशेष महत्व है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है, और इसके साथ साथ ये औषधीय पौधा है। जब कभी भी जुकाम होता है, खांसी होती है, सर्दी की शिकायत होती है, तो जनरली आपने देखा होगा हम अपने घरों में तुलसी के पत्तों की चाय जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, कचनार है, कचनार जो है इसका यूज़ किया जाता है। फोड़ा, अल्सर वगैरह जो हो जाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कचनार जो है एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, इसका यूज़ ये है कि जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं, दमा की बीमारी जिनको होती है, उनको भी कचनार जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, वन्य प्राणियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हाथी है, ये एक प्रकार का स्तनधारी है, और भारत में स्तनधारियों में सबसे प्रमुख जानवरों में से एक माना जाता है। हाथी जो है हमारे देश में असम, कर्नाटक, केरला के उष्ण और आर्द्र वनों में जो है ये देखा जा सकता है। एक सींग वाला गैंडा जो है ये पश्चिम बंगाल और असम के जो दलदली क्षेत्र हैं, वेटलैंड एरियाज जो हैं, वहाँ पर जो है इसकी उपस्थिति देखने को मिलती। जंगली गधे जो है वो कच्छ के रण में, गुजरात के हिस्से में पाए जाते हैं। ऊँट आप देखेंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। अन्य की बात करें तो चौसिंगा, छोटा मृग, ठीक है, गैज़ल इसको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गैज़ल किसको कहते हैं? एक छोटा हिरन का प्रकार होता है, वो गैज़ल कहलाता है। भारत में शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं, और भारत एकमात्र देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेरों की बात करें तो गुजरात के गिर जंगलों में शेर देखे जा सकते हैं। बाघों की बात करें तो मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में जो है बाघों की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा याक जो है ये लद्दाख में पाया जाता है। भारल क्या होता है? ये एक नीली भेड़ होती है जिसका कलर नीला होता है। तिब्बती जंगली गधा, जो तिब्बती क्षेत्र में पाया जाता है, जंगली गधा होता है, इसको कियांग कहा जाता है। ठीक है, तो इनके उपनाम भी आपको याद रखने हैं। घड़ियाल क्या होता है? ये मगरमच्छ की ही एक प्रजाति होती है जो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है। प्रवासी पक्षियों के बारे में बात करें तो साइबेरियन सारस, ये साइबेरिया से आते हैं ऋतु प्रवास करने के लिए सर्दियों के दिनों में। अपनी जो प्रजनन क्रियाएं होती हैं, रिप्रोडक्शन वाली जो इनकी एक्टिविटी होती है, उनको करने के लिए अपने देश से चल करके हज़ारों किलोमीटर की लंबी दूरी यात्रा करके ये भारत आते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी हैं, केवल प्रवास के समय में ये यहाँ पे आते हैं। साइबेरियन सारस हो गया, और एक आपका लाल सुंदर कलंगी वाला फ्लेमिंगो हो गया। ठीक है, हमारी इकोसिस्टम में जो कभी इम्बैलेंस उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की जैव विविधता जो हमको दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार के आपको वनस्पतियां दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ दिखाई देते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस को न समझते हुए, जैसे जितने भी जीव जंतु हैं हमारे आसपास के, जितने भी हमारे आसपास की वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु और वनस्पतियों की इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते हैं। हमको ऐसा फील होता है कि इनका इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या है, हमारे इकोसिस्टम में हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्रकार का पौधा, हर प्रकार का मतलब जो भी हमारी इकोसिस्टम में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर हमारी निर्भरता है। तो हम इस निर्भरता को न समझते हुए, इनकी इंपॉर्टेंस को न समझते हुए, हम क्या करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों का जो है हमारे वातावरण में, हमारे पारिस्थितिकी में, हमारे एनवायरनमेंट में जो है, इनका जो है स्टोरेज वेस्टेज जो है वो काफ़ी स्टोर होता रहता है। यानी जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं, निर्माणी वगैरह होती हैं, उद्योग वगैरह होते हैं, वहाँ से केमिकल जो है वेस्टेज के फॉर्म में जो है निकलते रहते हैं। इससे हमारे इकोसिस्टम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ से देखने को मिलता है। तेजाबी जमाव के कारण में पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का एक प्रमुख कारण है कि विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, यानी विदेशी पौधों की प्रजातियां
यहाँ पर लगा दी जाती हैं, तो कभी कभी वो क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो स्वदेशी प्रजातियाँ होती हैं वो कभी कभी नष्ट हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी जो है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। वनों की अंधाधुंध कटाई भी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। जीव मंडल निके, ठीक है, या निचय इनको कहा जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व इनको कहा जाता है। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 18। ये 18 के 18 आप देख लेना है, इसको याद कर लेना है आपको। जैसे सुंदरवन है, ये 2001 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु और केरला में पड़ता है। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तीनों स्टेट्स में जो है इसकी अवस्थिति है, और ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ये भी आप याद रखेंगे। नंदा देवी 2004 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, उत्तराखंड में है। नौक्रिक जो है वो मेघालय में है, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है। मानस असम में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। पचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। अचनकमर अमरकंटक जो है ये 2012 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल में है। डिब्रू साइकवोवा ये आपका असम में है। अगस्त्यमलाई 2016 में ये बना, और केरला तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। कंचनजंगा की बात करते हैं, 2018 में इसको जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और सबसे बाद में घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व है, या इसको नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व हम कह सकते हैं। सिक्किम में इसकी अवस्थिति है। कच्छ जो है ये गुजरात में है, ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ठंडा रेगिस्तान ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषांचलम ये जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2020 में ये जो है बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद में ये जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर विभिन्न वन्य प्राणी निके जो हैं, वन्य प्राणी निचय जैव आरक्षित क्षेत्र जो हैं, उनके नाम दे रखे हैं आपको। इसमें से आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेज लेना, कॉपी का पेज लेकर के, और उस पर क्या करना है, ये जो जैसे मान लीजिए सरिस्का का नाम यहाँ पे आया, तो ये सरिस्का जो है ये किस स्टेट में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, ये खोज करके मैप की सहायता से आपको खोज करके पेज पर अपने पे लिस्ट बनानी है, फिर उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे कार्बेट है ये कहाँ पे है, राजाजी ये कहाँ पे है, दच्चीग्राम ये कहाँ पे है, इस प्रकार से लिस्ट बनाएं, ये आपका होमवर्क है, और आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके की और भी जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। क्लास 9th आज समाप्त हो चुका है, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो जुड़े रहें, बने रहें, पिछली चीज़ों का रिवीजन करते रहें, प्रीवियस कंटेंट को उसको लगातार पढ़ते रहें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निश्चित रूप से होने वाला है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से हमको क्या एडवांटेज मिला, क्या इसका हमको फ़ायदा मिला, ठीक है। तो लगातार रिवाइज करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।